खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। जैसा कि हम जानते हैं कि खास मुलाकात में कुछ चर्चित व्यक्ति, समाज सेवक, पॉलिटिशियन को बुलाते हैं और उनसे रूबरू आपको कराते हैं। और आज एक दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार बीएसपी के सक्रिय सदस्य इस स्टूडियो में हैं, अंबेडकर नामा में है। उनका नाम है श्री प्रमोद कुमार कुरेल। राज्यसभा के सांसद रहे हैं 10 और 12 के बीच। उससे पहले थोड़ा सा सांसद के अलावा भी इनका एक व्यापक इंट्रोडक्शन है और मेरे लिए वो इंट्रोडक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुरेल साहब 94 में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से इन्होंने मास्टर्स किया था। उसके बाद 96 में मान्यवर कांशीराम जी के संपर्क में आए और उसके बाद बहुजन आंदोलन से जुड़े। दिलचस्प है, जो मेरी ज्यादा दिलचस्पी है कि कुरेल साहब हिंदी और अंग्रेजी लेखन अध्ययन का भी शौक है इनको और लगातार लिखते हैं। उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित जो मुख्य पत्र था बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन संगठक, उसमें सहयोग देना शुरू किया। और इस दौरान कांशीराम जी के साथ देश भर में घूम कर उनका फोटोग्राफ्स लेना, रिपोर्टिंग करना और साथ साथ सैकड़ों लेख इन्होंने बहुजन संगठक में लिखे। आपने देखा होगा कि कई एपिसोड बहुजन संगठक के हवाले से मैं बना चुका हूं। 1998 में 9-10 अक्टूबर, आपको याद होगा कि कोलालमपुर, मलेशिया के कोलालमपुर में फर्स्ट दलित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें कांशीराम जी के साथ प्रमोद साहब भी गए थे और उनका जो महत्वपूर्ण भाषण है, जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए हमें हुक्मरान बनना होगा, उसका उन्होंने अंग्रेजी में संकलन और अनुवाद किया। 1906 से लेकर 2003 तक सक्रिय रूप से कांशीराम जी के सानिध्य में रहे। इस दौरान इन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा कि कैसे वो मृदुभाषी भी हैं लेकिन अपने एजेंडे पे बहुत अटल भी हैं। बहुजन आंदोलन से जुड़ने के बाद 98-99 के आसपास कांशीराम जी के सुझाव पर इन्होंने जागो बहुजन साथियों शीर्षक से 6 मिशनरी गीतों को ऑडियो में तैयार किया, ऑडियो कैसेट में, और बाद में उसका वीडियो कैसेट भी निर्माण किया। 2010 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे और संसद के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया था, उस समय प्रमोद कुरेल साहब ओबामा साहब को एक किताब भेंट की थी और वो बहुत ही डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग का माइलस्टोन है। किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड हिज कांग्रेस हैव डन टू दी अनटचेबल्स, कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया। 2 वर्ष राज्यसभा में रहे 10 से 12 के बीच, और अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और वहां भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। चिंतक हैं, लिखते हैं, बेबाक बोलते हैं और अभी देश में जो हालात हैं बहुजन राजनीति को लेकर, उसके लिए बहुत व्यथित हैं। और इन्हीं सब जो चिंताजनक परिस्थितियां हैं, इसको लेकर इन्होंने पिछले 8 वर्षों से बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन, कांशीराम सेना, नेशनल बहुजन अलायंस आदि कई संगठन चलाकर इसके माध्यम से बहुजन आंदोलन को देश में पुनर्जीवित और पुनः प्रभावी बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इस दौरान इन्होंने कई वर्षों तक 2 पत्रिकाओं, बहुजन एज हिंदी पाक्षिक और अंग्रेजी मासिक, का संपादन भी किया है। तो अंबेडकर नामा में इनका संक्षिप्त मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और इसके बाद उनका हम स्वागत करेंगे और उन्हीं से उनके जो दिलचस्प वाले जो पहलू हैं उस पर सवाल पूछेंगे। प्रमोद जी मल्टी डायमेंशनल है। एक इंटरव्यू में इनसे बातचीत कंप्लीट नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। इसलिए हमने आग्रह किया कि आपके मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर को कई एपिसोड में रिकॉर्ड करेंगे। आज इनसे मैं 3 फेज, इनके बीएसपी के जुड़ने के साथ और कांशीराम जी के जुड़ने के साथ
और उनके बाद 2003 से 12 तक और 12 से 21 तक 3 फेज में इन्होंने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या खोया, क्या पाया, समाज क्या खोया, क्या पाया, ये तमाम आज बातें करूंगा इस एपिसोड में। प्रमोद जी, पहले ये बताइए आप कैसे संपर्क में आए काशीराम जी के, और उनके साथ आपके किस तरह के अनुभव थे फेज में, जैसे फेज हमने कहा है उसी हिसाब से। जी अपना जो मेरा राजनीतिक कैरियर रहा है, जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है, इसको मैं 3 भागों में मोटे तौर पर बांट सकता हूँ। और इन तीनों भागों के अलग अलग अनुभव, अच्छे भी और बुरे भी रहे। पहला मेरा जो शुरुआत है, क्योंकि मैंने 1994 में अपना मास्टर्स किया दिल्ली से आर्किटेक्चर में, और उसके 2 साल के अंदर ही काशीराम जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। और एक बड़ा विचित्र सा घटनाक्रम है, शायद आपको बहुत रोचक लगे, हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत रोचक रहेगा कि मुलाकात कैसे हुई। हालांकि मैं कोई राजनीतिक सोच तो थी मेरी, लेकिन राजनीति में आने का मेरा कभी कोई रुचि नहीं रही। मैं ज्यादा लेखन में और पढ़ने लिखने में मेरा ज्यादा हमेशा रुचि रही है। तो 1996 की बात है, मैं अपना थोड़ा मोटा काम करता था, अपना जो प्रोफेशनल काम करता था। तो आपको ध्यान होगा कि 25 अक्टूबर 1996 में कोई घटना हुई थी दिल्ली में, बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें काशीराम जी ने कुछ पत्रकारों की पिटाई की। हाँ, और उस घटना से एक बहुत बड़ा बवाल उठा था पूरे देश में, और जो पत्रकार थे पूरे सब मीडिया के लोग पूरे उनके खिलाफ हो गए थे कि आपने हिम्मत कैसे की तो बात उठाने की। तो उस घटना से मैं विचलित हुआ, और मुझे कहीं से सोच से मालूम चला कि जिस तरीके से इस घटना को बढ़ा चढ़ा के मीडिया पेश कर रहा है उसमें 90% झूठ है। तो मेरे अंदर एक काफी उथल पुथल सी हुई कि 25 अक्टूबर की बात है, और 26 अक्टूबर को अगले ही दिन मैं ऐसे बैठा कुछ सोच रहा था, उस पर मनन कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि थोड़ा बहुत आर्ट से मैं जुड़ा, आर्किटेक्चर से जुड़ा, तो थोड़ा ड्राइंग का भी मुझे शौक रहा है। तो मैंने एक कार्टून बनाया। वो कार्टून की रूपरेखा कुछ ऐसी थी कि एकलव्य की कहानी आप जानते हैं कि एकलव्य को एक कुत्ता जो था परेशान कर रहा था उनके धनुर्विद्या में। तो एकलव्य ने उसके मुंह पर 8-10 तीर मार के उसका मुंह बंद कर दिया। तो मैंने इस दोनों घटनाओं को एक समानांतर रूप से देखते हुए काशीराम जी को एकलव्य दिखाया, बताया, और मीडिया को कुत्ता जो भौंक रहा है, और काशीराम जी ने तीर मारकर इस कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने उस कार्टून को बना के मैंने सोचा क्या किया जाए इसको। तो मैं कहा चलो काशीराम जी को भेज देते हैं एज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी कि हम आपके साथ में हैं। 26 अक्टूबर को मैंने बनाया और भेज दिया इसको स्पीड पोस्ट से। और 4-5 दिन बाद उनका जो पीए था अमृत राजन, उसका फोन आया मेरे पास कि आप प्रमोद कुजिल जी बोल रहे हैं। मैं कहा जी हाँ। कहते साहब बात करेंगे। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया साहब कौन, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था कि मैं अमृत राजन वो बोल रहा हूँ, काशीराम जी का पीए। तो जब फोन काशीराम जी को दिया तो काशीराम जी ने बोला हाँ भाई मैं काशीराम बोल रहा हूँ। तो मेरे एक बड़ी विचित्र सी सुखद अनुभूति हुई मुझे। अरे काशीराम जी इतने बड़े आदमी, इतने बड़े नेता मुझे कॉल कर रहे हैं। तो उनको कार्टून देखा, उन्होंने उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने उससे 15-20 मिनट बात की और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने अपना परिचय दिया। तो उनका ठीक है आप आइए, कल मुझे मिलिए। तो अगले दिन में, ये 2 नवंबर की बात है, 2 नवंबर 1996 की, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा उन्होंने बात की मेरे से, और अपनी कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, मीडिया के बारे में बताया, मीडिया सेंटर के बारे में बताया, मेरा भी परिचय लिया। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। और मैंने उनको ये भी बोला, क्योंकि उससे पहले मैं काफी कुछ लिख चुका था हिंदी के और अंग्रेजी के अखबारों में, तो मैंने उनको सब कुछ दिखाया कि सर मेरा ऐसा पढ़ने लिखने का शौक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा पेपर निकलता है बहुजन संकटक, तो उसमें आप लिखिए। तो मैं कहा ठीक है सर मैं लिखूंगा। तो वो मेरा काशीराम जी से, इस बहुजन आंदोलन से जुड़ाव, ये घटनाक्रम इस तरीके से हुआ। उसमें एक दिलचस्प बात है कि उस समय जिस पत्रकार को मार पीटे थे वो हम लोग को याद है, मैं छात्र था जी। आपने कहा, मैं वहीं से सवाल निकाला जी, कि मीडिया जो भौंक रहा था उसमें 90% झूठ था जी, सच 10% क्या था? वो जो एक्ट ऑफ बीटिंग था, हाँ, वो सच था। हाँ। लेकिन उसमें ये दिखाया था कि इस महिला पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए, उसका हड्डी तोड़ दी, पसली तोड़ दी। वो जो इस तरह का जो झूठ बोला गया, उससे वो जो था, ये जो पत्रकार जो बाद में नेता बन गया आम आदमी पार्टी का, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उसके बाद घटनाक्रम हुई
तो बाकी जो कहानी जो अगले दिन पेपर में पढ़ी मैंने, वो सब झूठ थी कि एक पत्रकार की पसलियां टूट गई हैं, अच्छा, ये कपड़े छीन लिए और उसके कपड़े फाड़ दिए, इस तरह की जो झूठ का फलंदा बनाएगा, उससे मुझे ज्यादा गुस्सा आया कि किस तरह से झूठ बोला उसके जाता है। रिएक्शन में आपने आर्ट अपना डेवलप जी जी जी, उसके रिएक्शन में ही हुआ। अच्छा, ये बताइए, अब आपकी मुलाकात हो गई कांशीराम जी से, जी उसके बाद आपकी निकटता कैसे बढ़ी? और जब आप साथ जब घूमते थे उनके, जी, तो एक तो आपका खर्चा पानी कैसे चलता था? जी। बिकॉज एक फुल टाइम काम है जी, सोशल जी, एक्टिविज्म, वी नो दैट। जी। तो उनके साथ आप घूमते थे, तो आपके व्यक्तिगत अनुभव और राजनीतिक अनुभव आपने क्या सीखा उनसे? देखिए, वैसे तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ, बहुत बड़े अनुभव है, उनको बहुत कम शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-3 बातें मेरे उनसे क्या संबंध रहे। क्योंकि जब पहली हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैंने उनको बताया सर मेरा पढ़ने लिखने का शौक है, तो उन्होंने बोला मैं मीडिया सेंटर एक नोएडा में डेवलप करना चाह रहा हूँ, हमने जमीन खरीद भी ली है, उन्होंने बताया मुझे। तो चूंकि मेरी भी दिलचस्पी लिखने पढ़ने में थी, तो मुझे लगा कि हमारे समाज में नेता तो बहुत लोग होते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन पत्रकार बनना, लेखक बनना कोई नहीं चाहता। तो मुझे लगा अगर मैं इस काम में थोड़ा सा अगर कुछ मेरे अंदर कुछ कला है, तो शायद मैं इस पार्टी में इस हैसियत से काम कर सकता हूँ। और कुछ दिनों के बाद, शायद 1-1.5 महीने के बाद, कांशीराम जी मुझे अपने साथ वो मीडिया सेंटर का उस वक्त जमीन थी जी, अच्छा, और सेक्टर 62 शायद मुझे ध्यान है, अब क्या है? मैं आऊंगा, क्योंकि उसकी एक लंबी कहानी है। बाकी उसके लिए अगर मैं अलग एपिसोड बनाएंगे, वो अलग एपिसोड बनेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ठीक, उसमें बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक। तो ले गए, जमीन दिखाई मुझे, जो क्या दिखाई, क्या मेरे को तो साथ में ले गए थे, वो तो खुद ही देखने गए थे। और मुझे भी अच्छा लगा कि अब हमारा मीडिया सेंटर बनेगा, और उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह को मैं, इस पूरे देश में बहुजन जो मीडिया बनेगा, और हम हर स्टेट कैपिटल से वहाँ की भाषा में एक पेपर निकालेंगे, इसका हेडक्वार्टर होगा, और उसके अंदर हम यहाँ से हिंदी और इंग्लिश निकालेंगे, और पूरे देश में इसका नेटवर्क बनेगा। और ग्राउंड मैंने पढ़ा लेख उनका, ग्राउंड फ्लोर पर बहुजन संगठन में लिखा भी था। जी जी, ग्राउंड फ्लोर पे वो बनेगा, मीडिया सेंटर बनेगा हमारा, प्रिंट मीडिया का, और फर्स्ट फ्लोर पर हम आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उन्होंने प्लान बताया था। इस पे अलग एपिसोड ही करेंगे। जी जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी जो लोगों को मालूम नहीं है, उसको मैं आपके माध्यम से सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो फिर वहां से लौट कर आए, उसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि हमारा पेपर निकलता है, तो मैं जो पार्टी ऑफिस से जो हमारा पेपर निकलता था बहुजन संगठन, उसके साथ जुड़ गया, और उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। और लिखने में 2 तरह के मेरे मेन वो थे, इन्वॉल्वमेंट थे। एक तो मैं स्वतंत्र लेख लिखता था, जो भी परिस्थितियां होती थी उसके हिसाब से अपना जो अनुभव है, अपना विश्लेषण है, उसको मैं लिखता था, उसको लोग पूरे देश में लोग पढ़ते थे। और दूसरा साथ ही साथ में, क्योंकि मैं अपना छोटा मोटा मेरी प्रैक्टिस भी चल रही थी आर्किटेक्चर की, अच्छा, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी था। और मेरे पास मैंने गाड़ी 97 में गाड़ी भी अपनी ले ली थी, मारुति 800। अच्छा, तो उससे मेरा आना जाना, घूमना फिरना 400 किलोमीटर में, जैसे हम लोग करते हैं, सैलरी से जो पैसा निकलता है, हाँ, उसी तरीके से। तो पार्टी से ना कोई पैसा हमने मांगा, ना मिलता था, वो हम समझते थे, कोई हम उससे आए भी नहीं थे पार्टी के अंदर। तो वो कांशीराम जी जैसे कई जगह जाते थे भाषण देने के लिए, तो जहां जहां संभव ट्रेन से अपनी गाड़ी से होता था, मैं चला जाता था कैमरा लेकर, उनके भाषण को रिकॉर्ड कर और लिख कर इसको छाप देते थे हम लोग के अंदर। और क्योंकि फोटोग्राफी का शौक मुझे शुरू से रहा, तो वो काम मैं कर लेता था आराम से। लिखना हुआ, उनकी जो रिपोर्ट्स हुई उसको लिख दिया, या फिर अपना जो लेख है। तो 2 मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुजन संगठन केस में थी, हफ्ते का था, तो इसलिए हमारा जाना, फिर रिकॉर्ड करना, उसको करना, तो एज ए रिसोर्स पर्सन भी हम कह सकते हैं कि आप जी पूरा वो काम आप देख रहे थे। हाँ, पूरा नहीं देख रहा था, मैं पार्ट देख रहा था। कांशीराम जी का थोड़ा प्रेशर कम हो गया होगा। जी जी, शायद, क्योंकि वन मैन इंस्टीट्यूशन वो थे। जी, वो एडिटोरियल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो भी लेखन जो निकला मेरे अंदर, बेशक लिखने वाला मैं था, लेकिन जो प्रेरणा थी, क्योंकि उनके ऊपर हाथ होने से एक हमारा जो दृष्टिकोण था, एक हिम्मत थी, एक कॉन्फिडेंस था, और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात कहने का। तो उससे मेरा जो अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो भी बहुत हुआ, एज ए राइटर, एज ए थिंकर ऑल्सो, एज एन एनालिस्ट ऑल्सो। तो ये प्रक्रिया चली 2003। 9 साल आप एक्टिव रूप से उनके साथ? 7 साल जी, 96 से 7 साल। तो 7 साल में आप कुछ ऐसे संस्मरण याद करना चाहेंगे, व्यक्तिगत और राजनीतिक संस्मरण भी दोनों?
देखिए संस्मरण तो अब इतने सारे हैं कि दो इम्पोर्टेंट हाँ, आपको राजनीति में कोई मार्के की बात लगी हुई? देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम्म, जो किसी भी व्यक्ति में या किसी भी नेता में होनी चाहिए, हम्म, नेता में होनी चाहिए, और ऐसा नेता जो समाज के लिए नेतृत्व करने का दावा करता है। यस। दावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर वो क्वालिटी है तभी वो अच्छा नेता हो सकता है। तो दो बातें जो मुझे कांशीराम जी में बहुत प्रभावित की, जो मेरे लिए एक अनुकरणीय एक लैंप पोस्ट बन गया, उस लैंप पोस्ट की मैं रोशनी में सब कुछ देख सकता हूँ। उनका जो व्यवहार की जो सॉफ्टनेस थी, सॉफ्टनेस का मतलब ये है कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, अनजान व्यक्ति, एक अनजान कार्यकर्ता अगर आ गया है मिलने के लिए कहीं से भी फटे पुराने कपड़े पहनकर, उससे वो उतनी आत्मीयता से मिलते थे। वो अगर वो आधा घंटा भी अपनी बात कहेगा तो उसको बहुत धैर्य सुनते हैं कि हाँ भाई मेरे पास तेरे लिए पूरा टाइम है। ये बहुत बड़ा गुण है। और दूसरी बात कि उनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ थी, इनर स्ट्रेंथ थी, कि दुनिया की कोई ताकत उनको टस से मस नहीं कर सकती। कितनी परेशानियां आई होंगी या कितने उनको एक लीडर में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने सिद्धांत के प्रति, अपने समाज के हित के प्रति जो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, जज्बा था, वो मुझे लगता है इस समकालीन इतिहास में, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि बाबा साहब के बाद किसी और में मुझे नजर नहीं आई। इंस्टीट्यूशन बनाने वाले लोग, जी, इंस्टीट्यूशन बनाने वाले, तो वो ऐसा ही व्यक्ति, तो वो अपने आप में एक संस्मरण कह सकते हैं इसको आप। हालांकि छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत सारी हैं, वो उसमें मैं ज्यादा आपको, मुझे लगता है कि आपको एक संस्मरण लिखना चाहिए और उसमें 200-300 पेज आप लिख लेंगे, मुझे आइडिया है। देखिए हाँ, एक संस्मरण जो है, क्योंकि ये सब मैं इतिहास का छात्र हूँ तो इसका इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ, इसलिए मैं अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ कि कम से कम जो पढ़ नहीं सकते डिजिटल कर दें कि सुन ले लो। तो आपको संस्मरण लिखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और खास तौर से जो बहुजन राजनीति करने वाले लोग होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं और दिलचस्पी लिखने पढ़ने में होती नहीं है जी। तो इसलिए जो लोग हैं वो कम से कम अपने हिस्से का काम करें, लिखने पढ़ने का काम करें। तो कांशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ जी, उसके बाद आपका हम मान के चलते हैं दूसरा फेज है। नहीं, परिनिर्वाण दूसरा फेज नहीं है। अच्छा, 2003 जब वो कथित रूप से बीमार हुए, अच्छा, क्योंकि वो पॉलिटिकली इनएक्टिव हुए, तब से मायावती ने एक अपना जो 3 से 6 के बीच में एक वो ट्रांजिशन फेज कर सकते हैं इसको, कांशीराम थे भी और नहीं भी थे। फिजिकली जिंदा थे लेकिन पॉलिटिकली उनको मार दिया गया था या खत्म कर दिया गया था। तो वो एक बड़ा कंफ्यूजन का फेज रहा सबके लिए, कि किसी को मालूम नहीं था कि उनकी स्थिति क्या है, कितना वास्तव में ठीक है, बीमार हैं, कितने ठीक है, कितने बीमार हैं, वो किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। पूरा एक उनके घेरा था उनके आसपास। 29 सालों में अभी नहीं मिला उनसे। अच्छा, उनसे नहीं मिला क्योंकि इतना भारी घेरा था। किसका घेरा था? पुलिस वालों का? नहीं, मायावती ने जो पूरा अपना सिस्टम लगाया हुआ था। देखिए, पत्थर हॉस्पिटल में घेरा था वहां, तो जब वो हुमायूं रोड पे 2005 में आ गए थे घर पे, तो वहां पर भी पूरा घेरा था। मायावती का परिवार वाले थे, सिक्योरिटी वाले थे, और उनको पहली मंजिल कमरे पे रखा था। वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। और हमारे जैसे लोग जो भी माने जाते थे, हमारे पर ठप्पा था ये कांशीराम जी के लोग हैं, तो हमारे पर तो विशेष नजर रखी जाती थी कि मिलना ले। तो लेकिन फिर भी हम सोचते थे चलो हम डिस्टर्ब ना करें किसी को, जो हमारी की हैसियत भी नहीं थी ना हमारी कोई सुनता। हमको लगता है उस पीरियड में कॉन्शियस हालत में थे, बातचीत ये जो मुझे सूचना है, जो बाद में सूचना मिली कंफर्म कई स्रोतों से, हालांकि जो अंदर के लोग भी थे बहुत से, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, तो पूरी तरह कॉन्शियस, स्टेबल थे, और फिजिकली भी नहीं फिट थे जितने यहाँ पर मैं। वो तब 3 साल नजरबंद। वो उसको आप इंटरप्रिटेशन जो भी करना चाहें, नजरबंद। डॉक्टर के रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट भी है, लेकिन होता क्या है, डॉक्टर भी वही लिखेंगे जो लिखवाया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा तंत्र है। अब कोई मैं चीज थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि हम ये मान के चलते हैं कि मायावती ने उनको नजरबंद कर दिया, ठीक है ना? गंभीर बात आप कह रहे हैं, पार्टी में हैं। मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ। अच्छा, ये पार्टी में आप हैं? मैं पार्टी में हूँ। हाँ, मैं पार्टी में ही रहूंगा जी। सिर्फ मायावती अकेले ने ऐसा कर लिया, ये संभव नहीं था। मायावती के पीछे पूरा मनोवाद का एक तंत्र था। अच्छा, जो कि
मायावती को इस काम में सपोर्ट कर रहा था। उनके अपने एजेंडे थे और हम उनको दोष भी क्या दें, क्योंकि वो तो अपना वही काम करेंगे जो हजारों साल से करते आए हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2003 से 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, और 4 से 6 के बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट। इन दोनों कालों में, इन 3 साल के फेज में दो सरकारें थी और दोनों का अपने अपने तरीके से मायावती को समर्थन था, क्योंकि कांशीराम जी दोनों के राह में परेशानी का सबब थे, तो वो उन्होंने वही किया। लेकिन अब मायावती ने क्यों किया, मायावती जानती है कि मायावती ने ऐसा क्यों किया और उसका नतीजा क्या हुआ, वो आज हम देख रहे हैं। थोड़ा मैं विवाद में कभी विस्तार से बात करूंगा उस मामले पर। 3 से 6 आप मिले नहीं और उसी समय जो है, और बल्कि ये भी है, एक घटनाक्रम और जोड़ दूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक तौर पर रजिस्टर करने के लिए, कि आमतौर पे ये बोला जाता है, प्रचारित किया जाता है कि कांशीराम जी की मृत्यु 9 अक्टूबर को ही। आपने कुछ लिखा भी था मैंने इसमें लिखा है, लेख लिखा था कहीं? लेख नहीं लिखा, मैंने एक चार्जशीट निकाली थी। अच्छा। उसमें मेरा बयान है मेरे हस्ताक्षर के साथ। अच्छा। और जो मेरे हस्ताक्षर हैं तो उसका मतलब है एक तरह का ऑथेंटिक और एफिडेविट है। ठीक है, क्योंकि उस रात को मैं वहां पर था। अच्छा। मैंने जो कुछ लिखा है आंखों देखा हाल लिखा है, कुछ सुना सुनाया नहीं लिखा। क्या था उसमें? उसमें ये था, मैंने वो घटनाक्रम लिखा है कि रात को क्या हुआ। उसके 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले तक, 2-3 अक्टूबर तक ये बात चल रही थी पार्टी के अंदर। मायावती ने बोला था कि कांशीराम जी, उन्होंने बोला था मैं 2006 में 14 अक्टूबर को 2 करोड़ लोगों के साथ बुद्ध धर्म की ग्रहण करूंगा, वो सार्वजनिक घोषणा की थी उन्होंने। और हमें बोला गया था कि आप अपनी टिकटें करवा लीजिए नागपुर के लिए, साहब भी जाएंगे, साहब का वो प्रोग्राम करना है। तो हमारे अंदर एक उत्साह था कि यार साहब का ये बहुत बड़ी इच्छा जो पूरी हुई, जब बीमार है कोई बात नहीं, इच्छा पूरी हो जाएगी। और टिकट बुक हो चुकी थी 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की रात को। मैं सोया, थोड़ा आमतौर पर थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद सोता हूँ रात को 12 साढ़े 12 के करीब। तो उस रात को मैं लगभग 12 बजे करीब सोया और रात को 12:40 पर मेरे पास एक हमारे कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता बीएसपी के, उनका फोन आया बेंगलोर से कि साहब ही इज एक्सपायर्ड, साहब की डेथ हो गई। कितने तारीख को? 8 अक्टूबर रात में की रात को, 9 अक्टूबर का जो अर्ली मॉर्निंग, तो वो 12:40 में रात को। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि हम तो मान के बैठे साहब जाएंगे, नागपुर जाएंगे। तो एनीवे मेरे पास अपनी गाड़ी थी, कैमरा था, कैमरे में 1-2 रोल हमेशा रखता था मैं। तत्काल मैंने गाड़ी उठाई, चप्पल पहनी, पैंट पहन के, कपड़े पहनकर मैं पार्टी ऑफिस निकल लिया। पार्टी ऑफिस? जी। करोल बाग? नहीं। अच्छा, वो 12 रकाबगंज। वहां जाकर मैं पहुंचा, लगभग 10 मिनट लगे मुझे, बहुत तेज गाड़ी चलाई मैंने। वहां पर हमारा जो पेपर का काम चल रहा था, तो राम प्रसाद मेहरा जो हमारे काम देखते थे मेन, वो बैठे थे उधर। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने बोला हाँ अभी बहन जी का फोन आया है 5 मिनट पहले, सब एक्सपायर हो गया। मतलब पता, उनको सूचना बाद में मिली मेरे से। एक सोचने की बात है, क्योंकि पार्टी कार्यालय में है। खैर अब उसमें उन्होंने बोला कि अब तो पेपर तैयार हो चुका था, अगले दिन छपने जाना था। तो उन्होंने बोला अब कवर पेज जो है ना, दोबारा साहब के ऊपर लिखिए कुछ, और अब तो कहानी बदल की, कवरिंग न्यूज जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं कागज कलम लेके बैठा था कुछ, तो उसमें मायावती का फोन आया राम प्रसाद के पास लैंडलाइन पे कि आप कुली को फोन कर दो, वो भी आ जाएगा। उन्होंने बोला कि आ गए हैं इधर। तो उनको हमारी रोड भेज दो और आप उधर ही रहो। राम प्रसाद को बोला आप उधर रहो, 12 नंबर में, आप कुलीन को वहाँ भेज दो। तो उन्होंने बोला कि कुलीन जी आप उधर जाइए। तो मैंने गाड़ी उठाई, वहां से मुझे 5 मिनट लगे हमारी रोड पहुंचने में, 5-7 मिनट। और ये टाइम हो गया था लगभग 1:20 का, 1:20-1:25 रात का। अब मैं वहां जाकर मैं जब देखा कि क्या स्थिति है, वहां पर टेंट लगा था बहुत बड़ा, मीडिया की ओबी वैन खड़ी थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा था। अंदर में गया तो देखा साहब की जो डेड बॉडी पड़ी थी वो केस के अंदर, और कम से कम 150-200 लोग वहाँ बैठे थे। मायावती के परिवार वाले भी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जितना उनका पूरा लखनऊ की टीम है वो बैठी थी, दुनिया भर का मीडिया वाले थे, कम 200-250-300 लोग वहाँ पर थे। तो मेरा चूंकि मैं जाता रहता था, जो वहाँ के स्टाफ है वो जानते थे मेरे को, तो मैंने 1-2 ड्राइवर से पूछा, मैंने कब साहब एक्सपायर कब हुए? 1-2 तो चुप रहे, तो 1-2 ने बोला 12:20 तो मैंने बात को ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं उनको।
रात को 3:15 बजे मायावती बाहर निकल कर आई, तो काफी मीडिया वाले आ गए थे और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, एक ऑफिशियल जो एड्रेस किया कि रात को 12:20 पे कांशीराम जी की उनको दिल का दौरा पड़ा और मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। तब मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ कि ये 12:20 पे अगर एक्सपायर हुए हैं और मैं 1:20 से 25 मिनट पहुंचा हूं, तो 1 घंटे में ये तामझाम कैसे आ गया। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जब बेशक आदमी कोई कई साल से बीमार भी पड़ा हो, जैसे आज बाई चांस की बात है, आज वो दिलीप कुमार जो है एक्टर, वो आज एक्सपायर हो गए। तो जो टेंट लगते हैं, जो व्यवसाय होती है, वो जब जो डॉक्टर जब सूचना दे देता है कि वे एक्सपायर हो गए हैं, तभी आदमी उसका अंतिम संस्कार करता है, लोगों को बुलाता है, तो ना। तो यहाँ तो पूरा तामझाम, पूरा शहर बसा हुआ है इधर, तो लखनऊ की टीम आई हुई है, मायावती सब कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, ना साफ सुथरे होकर, टेंट लगा है, एयर कंडीशन चल रहे हैं, बड़ा करीने से शामियाना लगा हुआ है। तो ये 1 घंटे में कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उनकी डेथ 12:20 पे नहीं हुई। उसके 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा पहले कभी हुई है। तो 9 अक्टूबर तो वो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अगर 9 अक्टूबर नहीं हो सकती है तो 8 अक्टूबर, क्योंकि 24 घंटे से पहले हम एक तरह मान लें 9 अक्टूबर तो किसी हालत में नहीं है। तो ये 9 अक्टूबर का प्रचार क्यों किया गया? तो ये अगर 8 अक्टूबर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, किसी आदमी की जो डेथ का मान लीजिए पूरे दिन। वहाँ बुद्धिज्म किस तारीख को घोषणा कर नागपुर जाना था? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर, 5-6 दिन बाद की बात, उसके 6 दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले ही सब हो गया। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि साहब के साथ धोखा हो गया, क्योंकि अगर 8 और 9 में इतना, वरना सच बोलने में क्या दिक्कत है उनको? अगर नेचुरल डेथ हुई है तो क्या जरूरत है उनको झूठ बोलने की? 8 बोल देती है, 2 घंटा पहले हो चुका है, ठीक है ना, हमने टेंट लगा दिया था 3, है ना, या 6 घंटे पहले हो गया था। अब बोलिए 12:20 पे उनको दौरा पड़ा और वो उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने डेथ घोषित कर दिया और 1 घंटे में आपने इतना बड़ा तामझाम बना दिया। तो ये जो विरोधाभास है, ये उन्होंने खुद ही हवड़ा दफड़ी में, अपनी चालबाजी में, अपनी मूर्खता में उन्होंने अपना एक लूपहोल छोड़ दिया। तो मेरे लिए बड़ी विचित्र स्थिति थी। आपने कब लिखा ये टिप्पणी? ये टिप्पणी 2012 में लिखी मैंने। 12 में लिखी। तो क्यों लिखी 12 में, उसका मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। इतना मुझे कंफर्म हो गया कि साहब कांशीराम जी के साथ धोखा हो गया है। ठीक है। क्या किया, किसने किया, वो एक अलग इशू था। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए, मेरे लिए क्या रास्ता बनता है? अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा तंत्र था, मायावती है, पूरी पार्टी है, पूरा परिवार है, कांशीराम जी की बहनें भी 2 उस तरफ को थी। अब मैं उसमें क्या बोलता, किससे बोलता, कौन सुनता मेरी बात? तो मुझे लगा कि मुझे इस पे जांच करनी चाहिए अपने तरीके से, सब्र के साथ, कोई इमोशनल नहीं होकर कुछ एकदम निर्णय ले लें, कोई शोर बजाना शुरू कर दें, या उसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो होना तो हो चुका है, वो दोबारा जिंदा तो होंगे नहीं कांशीराम। तो खैर अगला दिन आया, फिर अंतिम क्रिमेशन हुआ। उस दौरान क्या गड़बड़ें हुई, बहुत बड़ी कहानी है, मैं जाना नहीं चाहता उसके अंदर। इस तरह हफड़ा दफड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उनके लाखों लोग जो आना चाहते थे दिल्ली, उनको नहीं आने दिया गया। उससे पहले उनको फटाफट उनको क्रिमेशन कर दिया गया। और उसके बाद भी उनकी राख के साथ जो दुर्व्यवहार किया, एक बहुत लंबी कहानी है, बड़ी दुखद कहानी है, इसलिए कह रहा हूँ संस्मरण आप लिखिए। हाँ, वो संस्मरण में लिखूंगा। लेकिन आपने तफ्तीश क्या की? तफ्तीश मैंने ये की, उस तफ्तीश को मैंने 3 भागों में लिखा है। अच्छा। चार्जशीट नंबर 1 इसमें जो मैंने अभी बताया, इसमें पार्ट लिखा है कि ये जो मायावती ने अगर किया है, धोखा किया है, तो ये इसकी जड़ कहां तक जाती है? क्या है कोई गुस्से में आकर कुछ एक क्षणिक कर दिया, या एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, या अकेली है, साथ में मिश्रा भी शामिल है, या मिश्रा के साथ सरकार भी शामिल है, या पार्टियां भी शामिल, आरएसएस शामिल है? ये पूरा उसको करना, क्योंकि अगर मुझे जनता के बीच में जाना है तो मेरे को सॉलिड फुटिंग में जाना। यस, ये हल्की फुल्की तो बात आप नहीं है। सीरियस बात कर रहे हैं, मैं तो, और मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला हूं। आप 100 1000 क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मैं तैयार हूं उसके लिए। ठीक है, चलिए। बाकी मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए एक अलग एपिसोड बनाएं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, मैं उसको पूरा विस्तार से
आज इसका इंट्रोडक्शन तो कर ही दीजिए। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद खैर, उसके बाद चूंकि मैं पार्टी में आया था, मूवमेंट में आया था, कांशीराम जी की वजह से आया था, अब वो नहीं रहे हैं। अब मैं कोई पार्टी छोड़कर भाग जाऊं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी आस्था मूवमेंट में है। और ये इतना बड़ा अगर धोखा हो गया है और मैं जान गया हूं और समझ गया हूं कि धोखा हुआ है, और उसको लेकर मैं चुप हो जाऊं, तो वो ये मेरी नैतिक हार है एकदम। ठीक है ना। हालांकि बहुत लोग जानते हैं इस बात को, जो बात मैंने बोली है, बहुत से लोग जानते हैं, चुप हैं, क्योंकि अपने अपने कारणों से, भय से या लालच से। लेकिन मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया कि मैं चुप रहूं। उसके बाद सरकार बन गई 2007 में, सरकार चली, चलती रही, और वो जो घटनाक्रम हुआ था कांशीराम जी के साथ, जो उनका मर्डर हुआ था, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मर्डर हुआ था उनका, उसका परिणाम वो जो सरकार चली है 2007 से लेकर 12 तक, उसमें मुझे देखने को मिला। अच्छा, कैसे देखने को ऐसे मिला कि अगर कोई व्यक्ति किसी के हाथ में खेलकर कुछ गलत काम करता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो जिस आदमी के हाथ में वो खेलता है उसके अंडर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब जानता है, अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ किया, इसका हुकुमदुली की, ठीक है ना, तो मुझे एक्सपोज कर देगा। क्योंकि इस पूरे खेल में जो सतीशचंद्र मिश्रा है, जो पंडित सतीशचंद्र मिश्रा, उसका जो पूरा सब जानते हैं, मैं लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो इंटरफेस था मायावती और ब्राह्मणवाद के बीच में। 7 से लेकर 12 सरकार जो चली है, जो मैंने पहले की सरकारें भी देखी हैं, और वो 5 साल की सरकार भी देखी, जो कि वैसे तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उस सरकार, पूरी सरकार के अंदर जो पूरा नियंत्रण था, मायावती का नियंत्रण 0 था। वो पूरी सरकार जो है, मिश्रा, विजय शंकर पांडे, जो पूरे ब्राह्मण का लॉबी है, उसमें शशांक शेखर सिंह भी था IAS, उन सब लोगों ने मिलकर चलाई है, और मायावती का उसमें कोई रोल नहीं है। और यही कारण रहा कि उस सरकार के दौरान हमारे समाज को लाभ तो मिलना दूर, उसमें बहुत हमारे लोगों का जुर्म हुआ, रेप होते थे, मर्डर होते थे, उनकी FIR नहीं लिखी जाती थी। ये बहुत लंबी कहानी है, उसमें मैं फिर कभी विस्तार से बात करूंगा। और यही कारण रहा कि 2007 से लेकर 2009 तक, जब 2 साल सरकार चली है, तो 2004 के इलेक्शन में BSP के 20 MP थे। अगर 2 साल अपनी सरकार अच्छी चली है, तो जाहिर सी बात है 20 के कम से कम 40 तो होने चाहिए, 30 तो होने चाहिए। आपकी सिर्फ एक संख्या में वृद्धि हुई, 20 से 21 हुई। ये 2004 में, 2009 में। और 2012 में जब आपकी 5 साल की सरकार चल गई, तो आपके 225 थे उस टाइम पे, 220 के करीब, और आप कहां पर आके रुके? 80 पर, 1/3 आके रुके। इसका मतलब समाज ने आपको नकार दिया। तो समाज ने आपको क्यों नकारा? क्योंकि आप समाज की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। अभी 20-22% वोट है, लेकिन मैं उस पर आऊंगा, अभी मैं सब पे आऊंगा। है तो क्यों है, कितना सरका है और क्यों सरका है, वो एक बड़ा विश्लेषण का विषय है। तो ये जो 12 में 80 पर आए, 14 में 0 पर आए, 17 में 19-20 पे आ गए, जो कि सपना देखे थे मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का सपना, ये 8 से 9 से चल रहा है। तो ये जो गिरावट जो आई है, वो इसीलिए आई है, जो मैंने बोला कि वो कुछ 5 साल में नजर आया। 8 अक्टूबर 2006 के बाद, इसको मैं बहुत सीधी भाषा में बोलूं, 8 अक्टूबर 2006 के बाद जब कांशीराम जी मारे गए, उसके बाद BSP की जो पूरा नियंत्रण है, वो मिश्रा और RS के हाथ में आ गया, क्योंकि मायावती की गर्दन जो है ब्राह्मणवाद के हाथ में आ गई, क्योंकि वो उनके हाथ में वो चीज आ गई कि अब मायावती कुछ बोल नहीं सकती। जैसे अभी आमतौर पे लोग, आप बात करते होंगे, आप लोग भी, परसों तो बोली है, भागवत के खिलाफ बोली है पूरा। वो तो अब देखिए, इतना वो टोकन, उसकी लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए बोलेंगे, वो तो, लेकिन मेन जो मामला होता है, आप, मैं विस्तार से बात बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ है उसके अंदर। पूरा जो कंट्रोल है पार्टी का, ये ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ में आ गया है। पार्टी, जैसे आप जानते हैं कि मायावती के हाथ में है पूरी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर तानाशाही का चलता है, और मायावती मिश्रा की जेब में है या ब्राह्मणवाद की जेब में है।
तो अब जो ऊपर से आदेश आता है वो करती है। इसलिए आप देखेंगे आरएसएस के मोदी का जो भी आता है मोदी की तारीफ करती है, जो भी करते हैं उसका मोदी जो भी डिसीजन लेता है उसका स्वागत करती है। पार्टी का सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका है, पार्टी कार्यालय नाम की कोई चीज नहीं बची। आप बीएसपी के मेंबर हैं अभी? मैं हूँ और मैं रहूंगा। मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ उसमें, है और रहूंगा भी। एक बात उसमें जो महत्वपूर्ण बात जो आपने मुझे याद दिलाती, अभी लोग बोलते हैं कि भाई राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी का जो उसका जो मान्यता है वो जबरदस्ती चलाई जा रही है। वो जो कंडीशंस जो हैं, पैरामीटर्स हैं, वो फुलफिल नहीं करते हैं। वो एक षड्यंत्र के तहत उसको जिंदा रखा जा रहा है। बीएसपी का केंद्रीय कार्यालय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो केंद्र जो कार्यालय बीएसपी बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में और एक लखनऊ का। दिल्ली का जो केंद्रीय कार्यालय है 4 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, पिछले 10 साल से मैं एक कंफर्म जानता हूँ, मैं हर रोज उधर गुजरता हूँ। 4 साल पहले 10 साल से ताला लगा इस पे। यहाँ वाला? जी हाँ। क्यों? अब आज जाके देख लीजिए, घुस के देख लीजिए, उसके अंदर पता चल जाएगा आपको। लखनऊ का जो कार्यालय है उसमें किसी को घुसने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाते हैं, अपना जो टाइम पास करके जाते हैं। कांजीलाल के टाइम पे इसी 12 रकाबगंज रोड पे जो ऑफिस था, एक बार हम भी गए हुए, तो भीड़ लगी रहती थी सुबह के शाम तक, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, सबकी। अब सन्नाटा है। अब संतरी आपसे 100 सवाल पूछेगा, क्यों आए हो, कहां से आए हो, क्या करना है, और आपकी एंट्री नहीं है इसके अंदर। तो नेता में भी बड़े नेता, छोटे मोटे नेता, बड़े नेता, अब तो स्थिति यह है, बड़े नेताओं के भी एंट्री बैन है। अब सिर्फ मिश्रा का परिवार और मायावती का परिवार, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। अब जाके देख लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा। आपने जो नोट लिखा था उनके डेथ पे, कि आपने कहाँ अखबार में प्रकाशित किया? अखबार नहीं, अखबार में तो मैंने जब आंदोलन चालू किया 2012 में, तब मैंने इसको प्रकाशित किया था। किसी अखबार में? नहीं, एक कार्यक्रम दिल्ली में करके 8 अक्टूबर 2012 उसमें प्रमोद जी आप पे गंभीर सवाल है मेरे पास। जी। और आप कह रहे हैं 12 में हमने किया। आपको अगर इतना सब कुछ जानते थे तो आपको कोर्ट में, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। आपने नहीं किया जी। आप 10 से लेकर 12 तक आप सांसद रहे। जी हाँ, बिल्कुल। आप उस समय 6 साल आप चुप रहे, 6 से लेकर 12 तक। बिल्कुल। जब आपकी सांसदी खत्म हुई उसके बाद आपने उठाया सवाल? नहीं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा विस्तार से, क्योंकि ये सवाल में से कई बार लोगों ने किया है। एक आरोप की तरह भी, एक सवाल की तरह भी। सवाल ही मैं कर रहा हूँ। नहीं, आई एम ए टीचर। मैं आपको हर बात का मैं पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत वैलिड सवाल है और सवाल काउंटर क्वेश्चन होने चाहिए कि क्यों नहीं उठाया आपने सब। मैंने ये निर्णय लिया जब कांशीराम जी के साथ जो घटनाक्रम रात को मैंने अभी जो जिक्र किया पूरा 8 और 9 अक्टूबर की रात को, ये बात समझ में आ गई थी मुझे कि कांशीराम जी का धोखा हुआ, लेकिन उसकी जड़ें कहां तक हैं, क्या क्या उसमें घटनाक्रम है, मुझे मालूम नहीं था उसके बारे में, क्योंकि झटके में हुआ था अचानक। मेरी आस्था कांशीराम जी में थी, पार्टी में थी, आंदोलन में, विचारधारा में। मायावती से व्यक्तिगत ना पहले थी ना आज है, व्यक्तिगत मामला नहीं है इसके अंदर। जब इतना बड़ा एक घटनाक्रम होता है, ठीक है, और मैं उस चीज को देख रहा हूं और मुझे उसको एक्सपोज कर, नंबर 1 एक्सपोज करने के लिए, और एक्सपोज क्यों करना, किसी व्यक्तिगत रंजिश से नहीं है, क्योंकि हमें वो जो होना है आगे, अच्छा बुरा जो होना है उसको बचाना है। क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था, अगर मायावती ने ऐसा किया, ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हैं। अगर कोई आदमी गलत काम करता है किसी कहने पर तो उसके कब्जे में आ जाता है, और वही काम हुआ। लेकिन ये बात जनता जब तक नहीं समझेगी, जनता को तो सरकार बन गई है, सरकार बन जाएगी, जनता इसीलिए खुश है, लेकिन सरकार में क्या हो रहा है जब तक जनता उसको नहीं समझेगी तब तक मेरा कुछ कहना उसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद मैं 2007 से लेकर 6 में ये घटनाक्रम हुआ, 7 में सरकार बनी। मैं वो जो काम करता था वो करता था पार्टी का। अखबार बंद कर दिया गया था, मायावती ने बंद करा दिया था। उसके बाद मायावती ने अपना एक मैगजीन निकाली माया युग नाम से 2007-8 में, उसका संपादक बनाया मेरे को। आप संपादक थे? जी। इस पे अलग एपिसोड करेंगे। उसकी भी एक लंबी कहानी है, उसका नाम था माया युग। उसकी भी एक अलग कहानी है। हाँ, तो वो सब घटनाक्रम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि उसमें तो मैं तो ये भी सुनने में आया कि लोगों ने गबन कर दिया अखबार में। वो सब सब जवाब दूंगा मैं। अच्छा, बाद में सेकंड एपिसोड। हाँ, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, आप 100 एपिसोड बनाएंगे ना, और मैं जो बात बोलूंगा, मैं आपके इस चैनल में बोल रहा हूँ, मेरी चुनौती है मायावती को, चुनौती देके बोल रहा हूँ मैं मायावती को। मैं जो कुछ बोलूंगा उस पे अगर दम है ना कि गबन किया है, जैसे आपने बोला कि आपने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया, अगर प्रमोद क्विल ने करोड़ों का गबन किया है तो मायावती ने कोर्ट केस क्यों नहीं? तो आप कांशीराम जी के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं जी मायावती पे, जी जी जी, वो हाइपोथेसिस है या फैक्ट बेस्ड है? अब इसको आप इसको देखिए कि मैं चार्जशीट नंबर 1, 2 और 3 जो दी है, अगर आपको लॉ की जानकारी है, होगी जरूर, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप, 2 तरह के एविडेंसेस होते हैं मोटे तौर पर, जितना मैं समझता हूं। एकदम। एक तो डायरेक्ट एविडेंस की आपके सुंदर गवाह हैं, एक होता है सर्कमस्टेंशियल, ठीक है ना। तो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं तो वहां पर नहीं था, वो तो मैंने बोला कि मैं मायावती ने गला दबाया है, जहर दिया, कुछ भी दिया, जैसे मैं नहीं जाना चाहता, मैं मौजूद, मैंने ये तो दावा नहीं किया कि मेरे सामने उन्होंने ये किया। लेकिन मैंने 2012 में जो चार्जशीट निकाली, उसमें मैंने इस बात को लिखा है कि ये जो पूरी परिस्थिति जो आप, अगर मैं आपको दूंगा, आप पढ़िएगा, उसके अंदर मैंने ये नहीं लिखा मायावती ने हत्या की है, कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये संदेह पैदा करता है। तो मायावती इसका जवाब दे 8 या 9। तो ये लाइन संदेह, डाउट, हाँ डाउट मैंने लिखा। लेकिन आप बीच बीच में हत्या शब्द नहीं, हत्या वैसे मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ उस पे। और मैंने उसमें ये भी लिखा कि मायावती 1 साल का समय है इस बात का, देखिए छोटी सी बात है, जस्टिफाई कर दो, क्या दिक्कत है आपको? अगर कोई आदमी, मैं पार्टी का सांसद रह चुका हूँ, ठीक है ना, कांशीराम जी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो भी सांसद थे, मायावती भी एक सांसद, मतलब सांसद एक सांसद, एक व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट रहे हैं, सांसद, और मैं पार्टी के ऊपर के स्तर पे मैं काम किया है, मैंने चाहे बहुजन संख्या के माध्यम से रहा हो, कांशीराम जी के सानिध्य में काम किया, और मायावती का जो लिखने पढ़ने का काम था कई साल मैंने किया। अच्छा, आप कितने मिलते रहते थे पहले? जी हाँ। अच्छा, कि मायावती के जो, हालांकि बात डाइवर्ट हो जाती है, तो मायावती के जो खंड हैं सफरनामा के, 1 से लेकर 8 तक, हिंदी और इंग्लिश, सबकी एडिटिंग मैंने की है। कहाँ से पब्लिश हुई है? मुझे वो मायावती ने खुद पब्लिश की है, खुद दिलवाई है बहन जी से। मैं आप बात कीजिए, आप बात कर लीजिए, ले लीजिए। तो उसमें अब चूंकि ऐसा होता है कि बात वो फिसल जाती है, तो उधर ये 2005 में मुझे बुलाया गया इस काम के लिए। मैं थोड़ा 2000 चीजें पहले लेके जा रहा हूँ। तो कांशीराम जी थे, बत्रा हॉस्पिटल में थे, इधर थे। 2005 में मायावती ने मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे, और मैं मायावती का एक वो पत्रकार था जमील अख्तर नाम से, वो उनका खास काम देखने वाला था, तो जो डायरेक्शन थी वो उनको देती जमील अख्तर को, और मेरे को बोला कि आप ये जो मूवमेंट के आदमी तो नहीं है जमील अख्तर, और उर्दू वाले थे तो उनको ज़्यादा हिंदी का भी बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो मेरे को चूँकि हिंदी का वो उनको मालूम था कि ये पेपर में लिखता है, तो कहा आप ये कंपाइल करेंगे और आप इसको पूरा एडिटिंग कीजिए, हिंदी को भी इंग्लिश को भी। 2005 और 2006 15 जनवरी 2006 को कांशीराम जी के हाथ से मायावती ने उसको इनॉग्रेशन, विमोचन किया उसका, और ये मई 2005 में काम शुरू हुआ, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। मेरी उसका एडिटर आप ही हैं? हाँ, उसको जो एडिटिंग मैंने की। नहीं तो नाम होगा ना उस पर? नाम नहीं है, वो आता हूँ मैं उसके ऊपर, नाम नहीं है मेरा, लेकिन मेरी फोटो, क्योंकि जिस वक्त उसका विमोचन किया मैं पीछे खड़ा था, मेरी फोटो पूरे अखबार में छपी है। अच्छा। हाँ, वो उसी हैसियत से मुझे खड़ा किया था। नाम किसका है उसमें? जमील अख्तर का, जमील अख्तर का नाम था, जो ऑफिशियल नाम दिया कि उन्होंने बड़ा वो किया है। हालांकि हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, हम उस नामों के चक्कर में पढ़ते भी नहीं थे कभी, लेकिन सब जानते, पार्टी के सब लोग जानते हैं। मुझे लखनऊ से जहाज से बुलाया जाता था, मैं आता था, हफ्ते हफ्ते रहकर वहां पर तो काम करता था मैं। 2005 मई से काम शुरू हुआ, और 15 जनवरी को ये 8-9 महीने का टाइम था। इसमें दिन रात करके मैंने एडिटिंग की, उसको पूरी किताब को 1000 पेज की, कई बार पढ़ा, क्योंकि एडिटिंग के लिए आप जानते हैं कि चूक हो जाती है, कई बार पढ़ा उसको। तो उस किताब को पढ़ने में मुझे जो जानकारी, हालांकि कांशीराम जी इस वक्त जिंदा थे, लेकिन जो मायावती का एजेंडा था वो मुझे क्लियर हो गया उसके अंदर, कि वो क्या कर रही है, क्या करना चाहती है।
उन किताबों का शीर्षक है मेरा संघर्ष में जीवन और बहुजन मूवमेंट का बीएसपी बहुजन मूवमेंट का सफरनामा। भाग 1 और भाग 2 का टाइटल ये है। ठीक है, मेरे संघर्ष में जीवन और बहुजन मूवमेंट का उनमें भाषण, उनके लेख हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। भाषण है, लेख है और अपना जो पूरी हिस्ट्री है, दुनिया भर की चीजें है इसके अंदर। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको रखना चाहता हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे कुछ समझ लेंगे। तो मुझे स्ट्राइक की कि आज से 50 साल बाद कोई आदमी अगर मायावती किताबों को पढ़ेगा ना, एजेंडा क्या था लिखने का, तो वो ये देखेगा यार मायावती नाम की महिला ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया अकेले दम पर। कांशीराम जी का जो पूरा रोल था उसको साइडलाइन कर दिया गया और खुद को स्थापित कर दिया गया। और मैं अभी देख रहा था बृद्धू प्रसाद जी का भी इंटरव्यू आपने पिछले हफ्ते किया, उन पर बृद्धू जी ने रोशनी डाली थी कि बहुजन संगठन अखबारों को किस तरह जलाया गया। तो कांशीराम जी का जो साहित्य था उसको रिकॉर्ड कैसे जलाया गया। ये तो आपके इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पे भी सवाल खड़े होंगे फिर, कैसे कि आपने उसमें जो इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा था, आपने एडिट कैसे कर दिया? क्या चीज? जो अपने किताब में वो बड़ा चढ़ा के नहीं, सुनिए, बड़ा चढ़ा की बात नहीं कह रहा मैं कुछ और कह रहा हूँ। मायावती ने जो कुछ बोला, जो कुछ उसमें लिखवाया, उसके जो भी आदमी से लिखवाया या खुद लिखवाया, और उस किताब को कांशीराम जी के हाथ से एडिट करवाया। ठीक है ना, विमोचन कराया उसको लेजिटिमेसी क्रेडिबिलिटी देने के लिए कि कांशीराम जी विमोचन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सवाल मेरे सामने था कि मुझे अब क्या करना है, मैं मना करूं, नहीं करूंगा वो भी ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने जो चीज देखी ना कि कांशीराम जी को इसमें वाइप आउट किया जा रहा है, पूरा साफ नहीं लेकिन एक तरह से जो उनका काम था उसमें ऐसा दिखा रहा है कि मायावती ने सारा कुछ काम किया है, पूरा मूवमेंट मायावती ने चलाया। और मजे की बात उसमें यह है कि कांशीराम जी के बहुत से भाषण, कांशीराम जी के लेख अपने नाम से डाले होते उन्होंने। जहां पर मान लीजिए कांशीराम जी बोलते हैं बहुत गंभीर आरोप लगाए, मैं इसमें चार्जशीट में लिख चुका हूँ, सारी बात सब लिख चुका हूँ मैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 10 साल से। आप जेल जा सकते हैं। मैं जेल जाऊँ, तिहाड़ जेल मेरे घर के पास में है, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर केस करें वो। ऐसा है प्रमोद जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आप कोई आम आदमी नहीं है। यू आर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एकेडमिशियन हैं, आर्टिकल लिखते हैं, किताब लिखते हैं, लोग आपको जानते हैं, पार्टी में बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये गंभीर सारा, मेरे यहाँ एडिटिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है, कंटेंट एडिटिंग नहीं होता है, समय इधर उधर हो तो समय वाला होता है, तो मैं तो पूरी वीडियो डालता हूँ। तो हो सकता है आपको बहन जी केस करें आपके ऊपर, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको डर नहीं लगता? मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जानकारी में ले आऊं कि जो बात मैं आज बोल रहा हूं, आज 7 जुलाई 2021 है। ठीक है, ये आज से 9 साल पहले मैं लिखित में मेरे हस्ताक्षर के साथ उसके हजारों या दसियों हजार या लाखों कॉपी उसकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अच्छा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी सब ट्रांसलेट हो चुकी है। और मेरा जो अखबार निकलता था, जो मैं उसको संपादित करता था, बहुजन 1, उसमें कई बार प्रकाशित भी हो चुकी है। तो अभी तक केस नहीं किया, तो मुझे तो बड़ा मैं अपडेट नहीं हूँ, बिकॉज मैं पॉलिटिशियन कम हूँ, एकेडमिशियन ज्यादा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब हो चुका है। मुझे अटपटा लग रहा था, इसलिए मैं कह भी रहा था कि आप जेल जा सकते हैं। अगर ये सब 9 साल से चल रहा है, इसका मतलब लाखों लोग इसको पढ़ चुके होंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जेल तो एक बात होती है, पिछले 9 साल में मायावती ने 3 हमले मेरे पर जानलेवा कराए हैं। जो हमले हुए हैं मेरे पर, फिजिकल हमले हुए हैं, जिसकी 3 FIR मैंने मायावती के खिलाफ कराई है। और इस देश की व्यवस्था ने चूंकि पूरा कंट्रोल मायावती को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा है। हो सकता है इंटरव्यू आपका कर रहे हो सकता है मेरे ऊपर भी हो जाए। आपके ऊपर क्यों केस होगा? आप तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आपके ऊपर केस क्यों होगा? हमला हो जाए। अब हमले की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, हमला नहीं होगा। अब जिस वक्त ये हमले हुए 2012 में, 17 मई 2012 चेन्नई में, 17 सितंबर पेरियार जयंती के दिन बॉम्बे में, और 4 मार्च 2013 को जब मैंने 2500 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकाली थी, 26 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक, 4 मार्च 2013 को बिजनौर के अंदर बुखारा एरिया है, वहां मायावती ने हमला करवाया था। ये आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी ना, कोई कार्रवाई होनी है मुझे पता नहीं होनी है, क्योंकि पूरा तंत्र जो है सरकारों का मिला हुआ, आपस में सब मिले हुए हैं मायावती को बचाने के लिए।
वरना अगर एक सांसद, पूर्व सांसद मायावती से लीडर के ऊपर किसी भी लीडर पे एफआईआर कर रहा है हमले की, कम से कम थोड़ी बहुत खबर आनी चाहिए ना। एफआईआर की है तो उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? 3 और एक पहले हमले में तो मेरा सिर फट गया था पूरा, 3-4 टांके आए थे इसके अंदर। चेन्नई में खबर को दबा दिया गया, एफआईआर को दबा दिया गया, और मैं समझता हूं उसके बाद मैंने सिक्योरिटी के लिए मैंने तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार थी, होम मिनिस्टर को लिखा, शिंदे जी थे उस टाइम पे। 2-3 महीने फाइलें घूमती रही, 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एज एन एक्स एमपी आप जानते हैं कि उसकी एंटाइटलमेंट एक्स एमपी और एक्स एमएलए की होती है कि अगर वो चाहे तो लिख के दे दे, उसको अगले 2-4-5 दिन में सिक्योरिटी मिल जाती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, उनको लिखा मैंने, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे सब एफआईआर की कॉपी लगाई, अपने फोटोग्राफ्स लगाए खून से सने हुए, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई मुझे। उसके बाद जब योगी की गवर्नमेंट बनी तब मैंने ऑफिशियली भेजा, और 8-9 महीने तक मुझे वो नचाते रहे, उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये अपने आप सवाल, अभी आप वो मेरे को एफआईआर क्या करेंगे, मैं सवाल पूछूंगा उनसे। उसमें अभी भी एक पेज है, अगले एपिसोड में आपसे विस्तार से बात करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। कि परिनिर्वाण कांशीराम जी का जो है हो रहा है 2006 में। हाँ जी, ठीक है। आप 10 के किस महीने में आप सांसद बने? जुलाई में। तो बहन जी नहीं बनाया होगा? बिल्कुल है? बिल्कुल। और कब तक सांसद? 2 साल की हो रहे, 6 साल क्यों नहीं? वो बाई इलेक्शन था। अच्छा, बाई इलेक्शन में आप बने थे। तो बहन जी ने आपको बनाया जी। खत्म कब हुआ? 12 में। 12 में कौन महीने में? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल 12 का। हाँ जी। आपने आंदोलन कब शुरू किया? 21 मार्च, उसके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। हो सकता है कि आपको पता लग गया होगा कि अब हमको नहीं मिलेगा कुछ भी पार्टी में। ये सवाल है, मैं जवाब देता हूँ आपको। आपको हो सकता है कि एहसास हो गया कि हम अगला टर्म मुझे नहीं मिलने वाला, तब आपने आंदोलन शुरू किया। ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल वैलिड सवाल है। तरह तरह के आपने आरोप लगाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है, बड़ा वैलिड सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ एक एक करके। पहला जो सवाल या आरोप लगाया जाता है कि आप इतने साल चुप क्यों रहे, ठीक है ना। मैं क्यों चुप रहा उसका कारण बताता हूं, और मैं आज कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक चुप रहा। जब ये घटनाक्रम हुआ और इतना बड़ा जब षड्यंत्र हुआ है, और मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे इसको खोलना है, मेरे पास विकल्प थे, जो ऑर्गस विकल्प थे कि चुप रहो, जो सब लोग करते हैं, पैर छूकर अपना काम चलाते रहो, कांशीराम जी गए तो गए ना, अपना नए सिस्टम में शामिल हुए। मेरे पास एक विकल्प था, जैसे बहुत लोगों का विकल्प था, लेकिन उसको मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं आया था पार्टी में, मैं मूलतः राजनीति के लिए आया भी नहीं था मैं। दूसरी बात, अगर मुझे कोई आरोप लगाना है, किसी पे भी आरोप लगाना है, जैसे पुलिस भी लगाती है तो चार्जशीट फाइल करती है ना, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात करती है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तत्काल जाके नहीं कर देती है, चार्जशीट नहीं कर देती। उसके लिए आपके पास जांच होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके पीछे क्या मायावती ने एक सिंगल घटना है ये गलत की है, या हुई है या नहीं हुई है, या इसका पूरा संदर्भ क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या, वो अकेली है, मिश्रा भी है, आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, कौन कौन शामिल है और क्यों शामिल रहे, और मायावती क्या इनके हाथों में खेल के किया है या अपने उससे किया है, ये भी एक प्रश्न है। अपने से किया है या उनके हाथों में खेल के? अपने से किया तब भी समझ सकते, चलो अपनी गलती से हो गया। अगर किसी षड्यंत्र के तहत किया है तो इसका मतलब ये है कि जो आंदोलन कांशीराम जी ने खड़ा किया है उसका पता नहीं है, उसकी दुर्गति होनी तय है, अगर किसी के हाथ में खेल के किया है तो ये जो घटनाक्रम जो 5 साल 6 साल मैंने लगा इसके अंदर, और मैं उसको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो आपको भी, और जो लोग देख रहे हैं जो सवाल उठाते हैं मायावती के भक्त, ये सवाल तो मैं भी उठा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं कह रहा हूं, आप भी उठा रहे हैं और भी लोग उठा रहे हैं। सब लोग ये बोलते हैं कि मायावती ने आपको सांसद बनाया, ठीक है, मैं तो मना कर रहा हूं, तो सब जाहिर चीज है, कांशीराम जी के टाइम में नहीं बना, मायावती के टाइम में बना। कोई आदमी ये नहीं बोलता कि 1996 से लेकर 2010 तक 14 साल कोई आदमी क्यों नहीं बनाया। नहीं, जो बनाने की बात है नहीं, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये तो बाई इलेक्शन था क्योंकि एक एमपी मर गया था, अगर वो नाम मरता तो नहीं बनाती मेरे को, एक चांस की बात थी कि 2 साल का था वो, उस घटनाक्रम में मैं बाद में आऊंगा कि क्यों बनाया। मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पर
मैं इस पार्टी का एकमात्र व्यक्ति हूं, एकमात्र व्यक्ति। मायावती भी सुन रही होगी। नहीं, वो नहीं सुनते, वो बड़े, हमारा छोटा चैनल। नहीं अब सुनेगी, उसके लोग सुनवाएंगे। मैं पार्टी का एकमात्र व्यक्ति हूं, कांशीराम जी को हम छोड़ दें अगर, कि जिसने अपनी जिंदगी में मायावती के कोई पैर नहीं छुए। मैं एकमात्र व्यक्ति हूं इस पार्टी का, और बिना पैर छुए कोई, ये हमारा संस्कार में उसमें नहीं है, चिंतन में नहीं है। हमने कांशीराम जी के पैर भी नहीं छुए, तो हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि पैर छूकर ये चमचागिरी का जो माहौल मायावती ने बना दिया था। तो मायावती ने साथ में सरकार बनी। अब आप एक चीज सोचिए, एक कॉमन सेंस की बात है, साथ जो मायावती का आदमी काम देख रहा है, ठीक है ना, और सरकार बनती है, दुनिया भर के मिश्रा के 35 लोग बना दिए, मिश्रा के परिवार के 35 लोग बना दिए। मैंने कभी भी जाकर अपनी अर्जी नहीं लगाई कि मेरे को कुछ बना दीजिए, जबकि मैं लगा सकता था, मैं तो मायावती से मिलता था, लेकिन मैंने कहा ये हमारे नेचर में नहीं है, हम कुछ नहीं मांगेंगे। 14 साल मैंने इस पार्टी में, 14 साल बिना कुछ पद लिए, मैंने कोई पद नहीं लिया, और पूरा दिन रात काम किया। एमपी बना दिया, ठीक किया, नहीं बनाती तो भी मेरे को कुछ वो नहीं था। मैं 14 साल कर सकता हूं तो मैं 14 साल और भी कर सकता था। अब ये क्यों बनाया मायावती ने मुझे? क्यों, ये सवाल होना चाहिए ना। क्यों बनाया? अगला था मेरा, क्या मैं इससे पहले आपका जवाब भी मैं हाइपोथेटिकली मैं समझ रहा हूँ। इसलिए बनाया, इसको बात को बोलते हुए मुझे संतुष्टि भी है, गर्व भी है। इसलिए मैं पैर छूने वाली बात को इसलिए मैंने किया कि मैंने कभी पैर नहीं छुई कि मुझे एमपी बना दो या फलाना बना दो, ठिकाना बना दो। मैं मायावती के सामने, तो मायावती अगर देख रही है तो मैं मायावती की आंखों में आंख डाल के बात करना चाहता हूं कि मैं मायावती के सामने कभी गिड़गिड़ाया नहीं कि मुझे कुछ दो, और जो काम मायावती ने दिया है, साहब ने दिया, जो पार्टी में मिला उसको मैंने पूरी ईमानदारी से किया, ठीक है। और जिस तरीके से मैं, जिस अंदाज में मैं आज बोल रहा हूं आपके सामने, मेरा जो लहजा, मेरी आवाज का जो दम, कि मायावती जो मुख्यमंत्री है, या मुख्यमंत्री नहीं भी होती थी, लोग कांपते थे, यूं करके जाते थे। मैंने जब गलत को गलत बोलने में कभी वो नहीं किया कि आप अगर गलत करें तो गलत है मैडम, बहन जी गलत है, ये ठीक नहीं है, जबकि लोग सांस लेने में डरते थे। आपने कहा, कई बार कहा, कई मुद्दों पर जो घटनाक्रम हुए ना, ये ठीक नहीं है बहन जी। तो वो इसलिए कह पाया मैं कि जब मेरा हाथ कभी यूं नहीं रहा ना, और मेरी गर्दन कभी यूं नहीं रही, तो वो अंदर, मेरे अंदर एक नैतिक बल, आत्मबल हमेशा रहा, जिसलिए मैंने कभी उस चीज को स्वीकार नहीं किया कि मैं किसी तरह का, अगर गिरने पड़ने की राजनीति करनी है फिर कांग्रेस में चला जाओ, वहां पर कर लो, ज्यादा अच्छा पद मिल जाएगा वहां पर। तो और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर जो आदमी 14 साल बिना पद के काम, 19 महीने का सबको याद है कि सांसद बनाया आपको, 14 साल का संघर्ष जो है उसके बारे में कोई ये क्यों नहीं पूछता मिश्रा से जाकर कि मिश्रा 18 साल कैसे बना हुआ है। उसका, मिश्रा का योगदान और प्रमोद कुंड का योगदान की तुलना होनी चाहिए। वो 18 के आधार पे बना, 18 साल और 18 महीने, उसका क्या योगदान है और मेरा क्या योगदान है, उसका क्या सेक्रीफाइस है, मेरा क्या सेक्रीफाइस है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहता, मैं अपने आप को एक उस प्रतीक के सामने, कि मेरे जैसे लाखों लोग हैं, मैं तो सांसद बन गया, कुछ मुझे एक पद मिल गया, एक नाम मिल गया, लाखों लोग जो इस मिशन के लिए गर्व हो गए। मैं भी अगर चुप रहता ना तो मायावती बहुत बड़ी मसीहा बन के उभरी होती। लेकिन मैंने मायावती के जो मैंने समाज से दुश्मनी ली, मायावती से दुश्मनी ली, मनुवाद से दुश्मनी ली, और ये जो बात है कांशीराम जी की हत्या की, मैं एक चीज आपको, आप इतिहास के छात्र रहे हैं, आपके लिए बहुत जाना जरूरी है। इसका एक ऐतिहासिक पहलू जो मैंने आज से 3 साल पहले 2017 में मैंने लिखा था, आप मेरा फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, कि मैंने इस बात को क्यों समाज के सामने रखा। कांशीराम जी, मैं चुप रह सकता था, और चुप रहता तो ज्यादा फायदे में रहता शायद। मैं समाज से दुश्मनी भी ना होती मेरी, लोग गाली भी ना देते, मायावती हमले भी ना करवाती। बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक जो हमारी परंपरा है महापुरुषों, 2000-2500 साल पुरानी, हम गौर से सुनिएगा इस बात को, 2500 साल पुरानी परंपरा है हमारे महापुरुषों की। अगर हम बुद्ध की बात लें तो चुंद का जो कहानी है कि वो जहरीला वो खाकर उनकी डेथ हुई, वो षड्यंत्र पूर्वक हुई, कैसे हुई हम नहीं जानते, लेकिन एक संदेहास्पद स्थिति में उनकी डेथ हुई। उसके बाद हम
रविदास जी आए, उनका तो सबको क्लियर मालूम है कि ब्राह्मणों ने उनकी हत्या चित्तौड़गढ़ में की। उसके बाद नामदेव जी, तुकाराम जी, एक बहुत बड़ी परंपरा है जो हमारे महापुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, वो उसी तरह शरीर में मारे गए। और सबसे जो नवीनतम उदाहरण जो है, जो बाबा साहब का है, कि वो जो घटनाक्रम हुआ, रतु जी ने लिखा है, सोनाल शास्त्री जी ने लिखा है कि बाबा साहब की जो मृत्यु थी मिस्टीरियस थी। अब मिस्टीरियस का मतलब सब समझते हैं। मिस्टीरियस इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास आगे सबूत नहीं है उसको कुछ करने के लिए, और वो बाबा साहब की बात भी दबके रह गई। शायद वो 6 दिसंबर को नहीं, शायद 5 की रात को भी मार दिए गए हो, मर गए हो, क्या पता, संभावना के तौर पर। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाह रहा हूं, ये हमारे महापुरुष मारे जाते गए, और बहुत से लोग जानते भी होंगे उस बारे में, चुप रहे, कोई बात क्लियर होकर सामने नहीं आई। और वही जो इतिहास दोहराया गया कांशीराम जी के साथ, कांशीराम जी के साथ दोहराया गया। और वो बात, अगर ये बात मैं ना बोलता, मान लीजिए मैं चुप रहता 12 में या कभी भी चुप रहता, तो ये बात 8 और 9 का बात दबके रह जाती। और एक सवाल था कांशीराम जी की, वो हमेशा के लिए दफन होता है, यहाँ भी कांशीराम जी 9 अक्टूबर को मारे गए। अब कोई नहीं सोचता, क्योंकि कुछ सोचता भी, अब कोई वहां था नहीं बोलने वाला। मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि मैं वहां पर था। अगर मैं मान लीजिए वहां पर ना होता तो मेरी भी बात में दम ना होता। और बहुत से लोग जो जानते हैं इस बात को, जो वहां पर घर के लोग हैं, सिक्योरिटी वाले भी, मायावती के स्टाफ वाले भी हैं, और मैं सबको जानता हूँ, और मैंने नाम लिखे हैं उनके, नाम भी लिखे हैं चार्जशीट में। और उसमें किस किस व्यक्ति ने कितना करोड़ों रुपया कमाया है इसी जुबान को बंद रखने के लिए भी मैं जानता हूँ। चलिए प्रमोद जी, आज यहाँ खत्म करते हैं। मैं कांशीनामा चला रहा था अम्बेडकर नामा में, और ये कोशिश थी कि कांशीराम जी से जुड़े संस्मरण आपके सामने लाए जाए। प्रमोद जी से पहली मुलाकात है, और उन्होंने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया पूरा डिस्कशन का, और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने इन्हें कहा भी है कि आप पे मुकदमा हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि आप लगातार, तो इन्होंने कहा कि हम 9 साल से करते आ रहे हैं। मुझे आज पहली दफा ये सारी बातें पता लगी। क्या सत्य है, नहीं सत्य है, मैं नहीं जानता, लेकिन एनालिसिस इसके जरूर होना चाहिए। और अभी आप आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं अपना? नहीं, मैंने छोड़ दिया 3-4 के बाद ही छोड़ दिया मैंने, 5 के बाद। तो प्रमोद जी बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं, राइटर हैं, और मैंने सोचा था कि कांशीराम जी से जुड़े संस्मरण ज्यादा बात करूं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रमोद जी की है। जो कह रहे हैं उनके निजी विचार हैं कि ये बात, तो इन्होंने कहा है कि 9 साल से ये पूरा ये मैटर पब्लिक डोमेन में है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगली बार आपसे मिलेंगे तो सिर्फ राइटिंग्स में हम बात करेंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा अगर आप और जानकारी चाहे। नहीं, ठीक है, मैं करूंगा। और मैं आपसे, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी के साथ मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे बहुत से जो दर्शक हमारे साथी देख रहे हैं पूरे देश के, उनके मन में कई सवाल आएंगे। हाँ, सवाल तो मेरे से, तो वो सवाल आपके पास भेजें और आप वो सवाल मुझसे पूछिए। ठीक है, तो मैं भी उन सवालों का भी स्वागत करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।